हमारी कृतिका पुस्तक से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी नेपाली बच्ची की एक प्रार्थना है। लेखिका मधु काकरिया ने यह पाठ लिखा है। यह उनका सिक्किम यात्रा का वर्णन है। लेखिका ने जब सिक्किम की यात्रा की थी तो उन्होंने इस पाठ को लिखा है, अपने अनुभव को, पूरी सिक्किम की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में और वहाँ के होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में हमें अवगत कराया है। साथ ही साथ एक नेपाली युवती की प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी के माध्यम से एक अपील, एक रिक्वेस्ट की है, एक विनती की है। तो साना साना हाथ जोड़ी नेपाली बच्ची एक प्रार्थना कर रही है नेपाली में, छोटे छोटे हाथ, साना साना मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। वो क्या प्रार्थना कर रही है? लेखिका ने महसूस किया ऐसा कि एक छोटी बच्ची पूरी बिहाफ ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत के संरक्षण, उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रही है कि आप पर्यटक, टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए, लेकिन हमारी प्राकृतिक संवेदना, हमारी प्राकृतिक विशेषताओं को डिस्टर्ब मत करिए, हमारी प्राकृतिक सुंदरता को, हमारी अद्भुत जीवन शैली को, हमारी अद्भुत भौगोलिक स्थिति को समझिए पूरी संवेदनशीलता के साथ और इसको हमेशा सुरक्षित बनाए रखने में हमारी सहायता कीजिए। यहाँ पर प्रदूषण मत फैलाइए। ये बताने के लिए लेखिका मधु काकरिया ने यह पाठ लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में उन्होंने सिक्किम, सिक्किम आपको पता है भारत के पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, जो सेवन सिस्टर्स आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, वहां पर आसाम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, ये सारी चीजें, और ये सारे जो राज्य हैं और अद्भुत सुंदरता से भरे हुए, मतलब अनछुई प्राकृतिक सुंदरता ईश्वर ने इस क्षेत्र को प्रदान की है। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता होगा कि वो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वो हमारे नेबरिंग एशियन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, चाइना बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे बॉर्डर लगे हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट से, पूरे पूर्वोत्तर भारत से ये सारे देशों की सीमा छूती है, ये सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं, विदेशी सीमा से, इन राज्यों से। तो वहां पर सबसे पहला खतरा है हमारे पास विदेशी आक्रमण का। जैसा आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम को हथियाने के लिए, हड़पने के लिए चाइना वैसे ही प्रयासरत है। वो तो मौके की ताक में है कि कब इंडियन आर्मी से थोड़ी चूक हो, गलती हो और वो अरुणाचल प्रदेश को चीन में कैप्चर कर लिए, जैसे कि उसने तिब्बत को कर लिया। सालों तक वो सिक्किम पर भी अपना कब्जा जमाए रखा हुआ था और वो यही कहता था सिक्किम चाइना का हिस्सा है, जबकि सिक्किम को बहुत बाद में, बहुत फाइट करने के बाद सिक्किम को, जो कि भारत का ही था, अपने ही देश में अपने एक हिस्से को शामिल करने में हमारी इंडियंस आर्मी को, हमारे सैनिकों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो वो सिक्किम जो कि अर्थव्यवस्था का, पर्यटन का, टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ज्ञान का, वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन प्राकृतिक संवेदनशीलता की वजह से वह एक खास स्थान है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक। तो एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा प्राकृतिक स्थान है जहां पर घूमने जाने वाले एक चुंबकीय आकर्षण में, एक मैग्नेटिज्म में बंध जाते हैं। उनको लगता है यहाँ पर प्रकृति के चप्पे चप्पे में, कण कण में ईश्वर ने अद्भुत सुंदरता बिखेरी है। कहीं पर वो तिस्ता नदी बहती है, सिक्किम में तिस्ता नदी बहती है। वो नदी इतनी चंचल, मतलब सोचिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से छोटे छोटे झरने के रूप में बहती हुई, जैसे एक छोटी बच्ची घर में खेलती है ना, इधर उधर दौड़ के खुदक के, आपने देखा होगा क्लास 1 2 के बच्चे अपने स्कूल में कैसे पूरी जगह में घूम घूम के खेलते हैं, है ना, एकदम अपनी पूरी चंचलता के साथ, मासूमियत के साथ। वैसे ही नदियां वहां पर पूरे अपने घर में जैसे बच्चे खेलते हैं, वैसे ही वो नदी पूरी सिक्किम में बहती है, उछल उछल कर, कूद कूद कर अपनी खुशी जाहिर करती है कि ईश्वर ने उसको इतनी सुंदर जगह पर स्थान दिया है। तो सिक्किम की इसी खूबसूरती को लेखिका मधु काकरिया ने बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत कर किया है। सिक्किम को उन्होंने मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। मेहनत कश बादशाह मतलब देखो, बादशाह यानी किंग, बादशाह मीन्स किंग। कौन होता है किंग? लेखिका ने कहा है मेहनती लोग।
मेहनत करने वाले लोग ही बादशाह या किंग हो सकते हैं। ये कहा है कि जो मेहनत करके खुद अपने लिए जीवन जीता है, मेहनत करके जो अपने जीवन को संभालता है, बनाता है, रचता है, वो ही बादशाह हो सकता है। मीन्स हम अपनी लाइफ के बादशाह खुद हैं, अपनी लाइफ को बनाने वाले हम स्वयं हैं। ये नहीं कि पूरे आपको विरासत में सब कुछ मिल गया और आप राजा हैं, कि एक आपको मिले जा रहा है परंपरागत या विरासत में, वो नहीं। आप अपनी मेहनत से आपने अपने जीवन को बनाया है, इसलिए सिक्किम को मेहनती लोगों के का शहर कहा है, कि वहां के लोग एक बादशाह होते हैं लेकिन मेहनती बादशाह होते हैं। सामान्य बादशाहों या राजाओं की तरह ये नहीं कि 4 नौकर काम कर रहे हैं और वो आराम से गद्दे में बैठे हुए हैं। ये मेहनत करके बादशाह बनने वाले लोग हैं, जो बहुत कठिन मेहनत करते हैं, मैदानों से पहाड़ों तक कठिन चढ़ाई करते हैं, जीवन के लिए स्ट्रगल करते हैं, छोटी छोटी चीजें हासिल करने में जुटाने के लिए उनको बहुत श्रम करना पड़ता है। वहां पर बहुत लिमिटेड सोर्सेस हैं। हमारे जैसे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज्यादा हम लकी लोग हैं कि हमको भगवान ने ऐसे शांत, सुंदर और सर्व सुविधा संपन्न स्थान पर हमारा जीवन चल रहा है। छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, पूरे फुल ऑफ ग्रोसरी, पूरा क्रॉप, एग्रीकल्चर, पानी, और कोई नेचुरल डिजास्टर का भी खतरा नहीं है। ना यहाँ समुद्र है, ना यहाँ पहाड़ है, एक प्लेन है और प्लेट्यू है। अन्न का भंडार है, क्लाइमेट भी एकदम शांत सा है। ऐसे स्थान पर है ना तो जहाँ आतंकवादी खतरा है, ना प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है, और ना ही अन्य कोई खतरा है। सुकून और शांति का जीवन है, डेवलप्ड सिटीज हैं, सब कुछ है। लेकिन वो जो पहाड़ों पर रहने वाले, हिमालयन रेंज के है ना, बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच में जीवन जीने वाले, जहाँ कहीं पर भी बादल फटते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, अर्थक्वेक का खतरा रहता है, विदेशी आक्रमण का खतरा रहता है। सोचिए इतने खतरों के बाद भी वो कितने अपनी खुशियों के साथ जीवन जीते हैं। और जाने वाले जो लोग टूरिस्ट जाते हैं उनको मैसेज देते हैं कि आप भी ऐसे यहाँ आते हैं घूमने के लिए, घूमिए, आपका स्वागत है, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि आप आते हैं तो हमारी प्राकृतिक सुंदरता को डिस्टर्ब मत करिए। प्लास्टिक या केमिकल्स यूज करके हमारे सिक्किम की या हमारे पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट की जो गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है, जो कुदरती सुंदरता है, उस सुंदरता को आप खराब मत करिए। ये वो अपील करते हैं लोगों से, और बहुत मेहनती होते हैं। तो उसी के बारे में लेखिका ने अपने इस यात्रा विवरण में बताया। यह पाठ एक प्रकार की गद्य की विधा है, जिसे हमने जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ी, वो व्यंग है। गद्य की विधा व्यंग है। और माता का आंचल वो एक कहानी है, एक आंचलिक कहानी है, एक गांव की कहानी है, वो भी एक गद्य की विधा है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं यात्रा विवरण, साना साना हाथ जोड़ी, ये भी एक गद्य की विधा है। एक यात्रा के बारे में, ट्रैवलॉग जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में उसको यात्रा विवरण कहते हैं। तो ये यात्रा विवरण है जिसे लेखिका मधु काकरिया ने प्रस्तुत किया है, और सिक्किम की पूरी जानकारी हमें देने की कोशिश की है, और बहुत खूबसूरत तरीके से साथ एक अपील भी किया है, जागरूक भी किया है कि वहां के मासूम निश्चल लोगों को सपोर्ट करिए, प्रकृति को सपोर्ट करिए, और वहां जाकर के वहां के प्राकृतिक जीवन के अनुसार अपने आप को ढालिए। जैसे उन्होंने कहा है, कभी वहां के बादल ऐसे लगते हैं जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, एकदम शांति से आसमान पर विचरते बादल पूरे टाइम। मेघालय लगा हुआ है वहां से, ठीक है, पास में ही मेघालय है। मेघालय यानी बादलों का घर, मेघ आलय, मेघों का घर। तो अब आपने जैसे आपको पढ़ाई है चेरापूंजी एंड मौसिन राम, ये कहाँ है? मेघालय में। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी आपको पता है कि क्यों वहां सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा रेन वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां पर पूरे टाइम बादल होते हैं, बादलों का घर है वो मेघालय। तो वहां पर जहां बादल होंगे वहां बारिश होगी। ऐसे में कभी भी अनप्रिडिक्टेबल मौसम होता है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है, कभी भी बरसात हो सकती है। और वहां पर गर्मी के लिए उनको चूल्हे के लिए लकड़ी, फ्यूल्स, ईंधन आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। बरसात होते रहती है तो लकड़ियां गीली रहती हैं। सोचिए उनको खाना खाने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सबके घरों में, हमारे घरों के जैसे एलपीजी या हीटर या गीजर्स नहीं होते हैं कि उन्होंने स्विच ऑन किया या बर्नर ऑन किया और उनका खाना बन गया। उनके लिए लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत गरीबी होती है वहां पर, जीवन बहुत स्ट्रगलिंग होता है वहां पर। इसीलिए लेखिका ने एक संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ इस पाठ में
उनके जीवन की सच्चाई को और प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त किया है। जैसे लेखिका ने कहा, इतनी सुंदरता है कि कभी बादल लगते हैं कि मौन ऋषि संतों की तरह तपस्या कर रहे हैं। कभी वो घड़-घड़ घड़-घड़ उमड़ते हुए आते लगते हैं जैसे छोटे बच्चे शोर मचा रहे हैं। उड़ती हुई तितलियां उनको ईश्वर का आशीर्वाद लिखती हैं। खिलते हुए फूल ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया भर के बच्चे एक साथ हंस रहे हों। अलग-अलग रूपों में लेखिका मधु काकरिया ने सिक्किम की सुंदरता का वर्णन किया है और उसे एक अद्भुत स्थान दिया है कि यह भारत के नक्शे में, इंडिया के नक्शे में यह एक अद्भुत राज्य है, जहाँ की सुंदरता, जहाँ का कल्चर, जहाँ की परंपराएं और लोकगीत, लोक जीवन अपने आप में असाधारण है और अद्वितीय है। तो जब अवसर मिले जीवन में जाने का, तो एक बार पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करिए और वहाँ के लोगों की जीवन शैली को, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करिए और वहाँ की प्रकृति को, उसके मौन संदेश को, उसके साइलेंट मैसेज को समझकर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। जैसे वहाँ की मौन सुंदरता, वहाँ की साइलेंट ब्यूटी हमें हर पल एक मैसेज देती है, हमें उस मैसेज को समझकर अपने जीवन में अपनाना है। ये लेखिका मधु काकरिया हमको इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती हैं।